नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज अध्याय 7 जैव विविधता की हम शुरुआत करेंगे। अध्याय 6 तक पिछली क्लास में पूरा हो चुका था। जैव विविधता क्या है बच्चों, इसको पहले जाने हम अपने चारों ओर विविध प्रकार के जीव जंतु देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं। हमें उन सभी में आपस में कई रूपों में तो बच्चों समानता समझ में आती है, यानी कई रूपों में वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, वहीं कई रूपों में वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न नजर आते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो आकार की दृष्टि से यदि देखते हैं बच्चों, कुछ जीव इतने छोटे हैं कि उन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ जीव काफी विशालकाय होते हैं। यदि हम जीवन अवधि की बात करें बच्चों, तो कुछ जीवों का जीवन काल कुछ क्षणों का ही है, जबकि इसके विपरीत कुछ जीव वर्षों तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार इन सभी जीवों में जो विविधताएं पाई जाती हैं उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है हमें अपने इस अध्याय में। सबसे पहले हम लेंगे परिभाषा, क्या कर सकते हैं हम इसकी। विभिन्न जीव जातियों या जीव रूपों लिख सकते हैं। विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। जो विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं जीवों में पाई जाती हैं उन्हें जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। अब वैज्ञानिक जब बच्चों इन जीवों का, इन पेड़ पौधों का अध्ययन करने लगे तो उन्हें लगा कि इतनी सारी जातियां इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा। तो उन सब का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए कि वो सरलता से अध्ययन हो सके, व्यवस्थित क्रम में हो सके। तो उन्हें वर्गीकरण की जरूरत महसूस हुई। तो उन्होंने क्या किया, इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण की आवश्यकता। अब देखिए बच्चों, 2 कारण से वर्गीकरण की वैज्ञानिकों को जरूरत महसूस हुई। सबसे पहला यदि हम देखें तो अध्ययन की सुविधा हो जाती है। और दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं बच्चों, जो इनका विकासीय संबंध है उन सब की जानकारी भी हो जाती है। विकासीय संबंधों का बोध कराना। एक एक करके हम इसे समझें। सबसे पहले तो हमें यह समझ में आ गया कि जैव विविधता क्या है, और उसके बाद वैज्ञानिकों को वर्गीकरण की जरूरत बच्चों क्यों महसूस हुई। सबसे पहले हम ले रहे हैं अध्ययन की सुविधा। इतनी सारे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जातियां, प्रजातियां हैं कि यदि हम उन सबका अलग अलग अध्ययन करने बैठ जाएं तो ये असंभव सा है। इसलिए जो जीव जंतु आपस में समानता रखते हैं गुणों में, यदि उन सबको एक समूह के अंदर रख दिया जाए तो वैज्ञानिकों ने सोचा हम केवल उस समूह के गुण विशेष का अध्ययन कर लेंगे तो उस समूह में आने वाले सभी जीव जंतुओं के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों, अध्ययन को सरल और सुविधाजनक तथा व्यवस्थित बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यदि हम देखें कि किस प्रकार से सरल जीव इस पृथ्वी पर सबसे पहले आए होंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनमें किस प्रकार विकास होता गया, कैसे सरल से जटिल जीव बनते गए और जटिल से जटिलतम जीवों का विकास हुआ होगा,
साथ ही साथ आपस में ये किस प्रकार संबंधित रहे होंगे, इन सब की जानकारी भी बच्चों वर्गीकरण हो जाने के बाद हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। तो इन दो कारणों से वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। वर्गीकरण के लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत रखे। हमें अपने अध्ययन में जो इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है पंच जगत अवधारणा को पढ़ना है। तो वर्गीकरण हेतु हमें पढ़नी है हमारी पंच जगत अवधारणा। ये अवधारणा बच्चों 1961 में वैज्ञानिक वीटेकर द्वारा दी गई। उन्होंने 5 जगत बताए। 5 जगत कौन कौन से थे? 5 जगत में बांट दिया संपूर्ण जीवों को। ये 5 जगत कौन कौन से थे जरा ध्यान दें। सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। जिसमें से बच्चों ये मोनेरा सबसे प्रारंभिक प्रकार के जीव और ये सबसे विकसित प्रकार के जीव एनिमेलिया के अंदर उपस्थित हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का हम एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे जिससे कि हमें इन सब के गुणों को याद रखने में भी सुविधा हो जाए। तो इसके लिए हम एक सारणीबद्ध रूप से इसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ बच्चों ये जो प्लांटी का ग्रुप है इसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबको रखा गया, बड़ा समूह था। इसको फिर से आगे प्रभागों में बांटा गया। 5 प्रभाग इसके थे, वो भी हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार एनिमेलिया में सारे जंतुओं को व्यवस्थित किया गया, अलग अलग उनके समूह बनाए गए। तो सबसे पहले हम लेंगे इन 5 जगत का तुलनात्मक विवरण। यहां आप एक टेबल बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले क्रम संख्या, यहां आप लिख लेंगे जगत, कौन से जगत की हम बात करने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे इसमें कोशिकीय संगठन, किस प्रकार की उसकी कोशिकाएं उपस्थित है। तीसरा आप बताएंगे इसमें गमन अंग, किस संरचना से ये जीव गमन करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हम इसमें लेंगे पोषण की क्या विधि रहती है, किस प्रकार ये जीव जनन करते हैं और इनका उदाहरण। इस प्रकार से इस कैटेगरी के अंदर हम इन 5 का अध्ययन करेंगे। पूरा यहाँ आ नहीं पाएगा बच्चों, जितना आ जाता है उतना लेते हैं, उसके बाद ऊपर ले लेंगे। तो ये हो गए हैं बच्चों आपके पॉइंट्स। सबसे पहले क्रम संख्या, जगत, कोशिकीय संगठन, गमन अंग, पोषण, जनन और उदाहरण। सबसे पहले बात हम करेंगे मोनेरा। पहला जगत है हमारा मोनेरा। ये जो जीव है बच्चों सबसे सरल प्रकार के हैं, प्रोकैरियोट जीव हैं ये। तो कोशिकीय संगठन में हम लिखेंगे प्रोकैरियोट जीव। और प्रोकैरियोट जीव का मतलब ये हो गया कि इनमें संगठित केंद्रक व कोशिकांग अनुपस्थित।
झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते, केंद्रक नहीं पाया जाता, और इस प्रकार के जो जीव हैं वो प्रोकैरियोट जीव कहलाते हैं। गमन अंग जो है मोनेरा वर्ग में कशाभिका द्वारा गमन किया जाता है। कशाभिका जो होती हैं बच्चों वो इस प्रकार की ये ऐसी संरचनाएं हैं, तंतु रूपी संरचनाएं। तो कशाभिका द्वारा ये गमन करते हैं। पोषण की यदि हम बात करते हैं, स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के ये हो सकते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। जनन जो है इसमें संयुग्मन विधि से होता है, और यदि हम इसके उदाहरण की बात करें बच्चों तो जीवाणु और नीलहरित शैवाल इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से इन श्रेणियों में हमें इनका अध्ययन करना है। लिख लें आप फटाफट से। मोनेरा, प्रोकैरियोट जीव, संगठित केंद्रक व कोशिकांग अनुपस्थित, गमन अंग कशाभिका, स्वपोषी अथवा विषमपोषी ये हो सकते हैं, संयुग्मन द्वारा जनन, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल इसके उदाहरण हैं। आगे लेंगे बच्चों हम दूसरा जगत, प्रोटिस्टा। इस वर्ग के जो जीव हैं वो भी एक कोशिक हैं, लेकिन एक कोशिक व यूकैरियोट जीव। यूकैरियोटिक का मतलब यह है बच्चों इनमें संगठित केंद्रक व झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये जो है आपका एक कोशिक व यूकैरियोटिक जीव है, इसमें संगठित केंद्रक भी पाया जाएगा, झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाएंगे। गमन अंग जो है इसमें कशाभिका के द्वारा भी होता है और पक्षमाप के द्वारा भी होता है। पक्षमाप व कशाभिका। इसी प्रकार पोषण विधि की बात करेंगे तो ये अपना खाना स्वयं भी बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, साथ ही साथ अवशोषण के द्वारा भी ये पोषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण व अवशोषण। जनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का जनन देखने के लिए मिलता है, अलैंगिक व लैंगिक, और उदाहरण में प्रोटोजोआ जो है वो इस श्रेणी के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से आपके दो जगत हो जाते हैं बच्चों, मोनेरा और प्रोटिस्टा। इसी क्रम को ऊपर ले रहे हैं बच्चों, जब तक आप नीचे का लिखते रहिए। ये हेडिंग्स वही हैं बच्चों, दोबारा से लिखी नहीं जा रही हैं इनको। तीसरा हम यहां लेंगे फंजाई।
तीसरा जो हमारा जगत है वो है फंजाई। फंजाई जो है बच्चों, अब यहाँ से बहुकोशिक होने लग गई है संरचना। बहुकोशिक यूकैरियोट जीव। कोशिकीय संगठन कैसा है इसका? बहुकोशिक यूकैरियोटिक और तंतु रूपी ये होते हैं। लेकिन बच्चों इसके अंदर एक अपवाद है। यीस्ट जो है वो एक अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि ये जो है एक कोशिक है। अन्यथा इसमें जो जीव हैं वो बहुकोशिक यूकैरियोटिक तंतु रूपी जीव हैं। साथ ही साथ इनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है बच्चों, वो किसकी बनी हुई है कोशिका भित्ति? काइटिन व पॉलीसैकेराइड। इस प्रकार इसकी कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। गमन अंगों की यदि बात करें बच्चों, ये गमन नहीं करते, इनमें गमन नहीं पाया जाता, इसलिए गमन अंगों की आवश्यकता ही नहीं है। पोषण की यदि बात करें तो बच्चों ये मृतजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और साथ ही साथ सहजीवी भी होते हैं। सहजीवी का उदाहरण है लाइकेन। थोड़ा सा समझिए, मृतजीवी क्या है बच्चों? ऐसे जीव जो सड़े गले अंश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कहा जाता है। दूसरे हैं परजीवी। परजीवी वो हैं जो दूसरे जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ जिससे पोषण प्राप्त करते हैं उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं, उसमें रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो ये इस भी प्रकार के परजीवी प्रकार के भी फंजाई है। साथ ही साथ कुछ शैवाल और कवक साथ साथ जीवन बिताते हैं, यानी सहजीवी के रूप में जीवन भर रहते हैं, उदाहरण लाइकेन, वो भी इसमें पाए जाते हैं। जनन की यदि बात करते हैं बच्चों, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार का जनन यहाँ देखने के लिए मिलता है। जनन कायिक भी, अलैंगिक भी तथा लैंगिक तीनों प्रकार का जनन देखने के लिए मिलता है। उदाहरण यदि हम इसका लें तो यीस्ट तथा मशरूम इसके उदाहरण। यहां तक आप नोट कर लें क्योंकि ब्रेक का समय हुआ जा रहा है। बात हम कर रहे थे फंजाई की। फंजाई बहुकोशिक यूकैरियोटिक तंतु रूपी है। यीस्ट इसके अंदर एक अपवाद है क्योंकि यीस्ट एक कोशिक है। कोशिका भित्ति जहां तक फंजाई में की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये गमन नहीं करते। मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी प्रकार के पोषण ये प्राप्त करते हैं। जनन कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार का है, उदाहरण यीस्ट और मशरूम। तो बच्चों बाकी बातें ब्रेक के बाद।
स्वागत है बच्चों। बात हम कर रहे थे फंजाई की। फंजाई आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो धीरे लिखने वाले बच्चे कर लें। आगे बच्चों चौथा जो जगत है वो है प्लांटी, आप लिख लें। चौथा जगत प्लांटी। कोशिका संगठन वाले पॉइंट में हम लिखेंगे बहुकोशिक और यूकैरियोटिक तो होते ही होते हैं, ये साथ ही साथ कोशिका भित्ति और प्लास्टिड इनके अंदर उपस्थित होते हैं प्लांटी के सदस्यों में। ये भी गमन नहीं करते, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। जनन तीनों विधियों से हो सकता है, कायिक भी, अलैंगिक भी और लैंगिक भी। सभी पादपों को इसके अंदर रखा गया है, तो उदाहरण है पादप। इसी प्रकार पांचवा जो हमारा जगत है वो है एनिमेलिया। पांचवा जगत एनिमेलिया, पहले की तरह ही बहुकोशिक यूकैरियोटिक तो है ही, साथ ही साथ इसमें सारे जंतुओं को रखा गया है बच्चों। तो कोशिका भित्ति और प्लास्टिड हमें पता है केवल पादपों के अंदर पाई जाती है, तो इसके अंदर अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति और प्लास्टिड अनुपस्थित। गमन करते ही हैं सभी जंतु, किसके द्वारा? पेशी तंतुओं के द्वारा इनके अंदर गति पाई जाती है। ये जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं, इसलिए इनका पोषण हो गया विषम पोषी। जनन, ये सामान्यतः लैंगिक जनन पाया जाता है इनमें, और उदाहरण में जंतुओं को इस वर्ग के अंदर, इस जगत के अंदर रखा गया है। आप नोट कर लें बच्चों। इस प्रकार से आपको सारे जगत को अलग अलग उन सबका वर्णन करने और लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक ये टेबल के रूप में आपके पास आ गया। यदि आपसे अब किसी भी जगत का अलग से पूछा जाता है कि प्लांटी के विशेष लक्षण बताइए या फंजाई के विशेष लक्षण बताइए, तो आप इस टेबल में से उठा करके उसको लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने आपको बताया था कि जो प्लांटी जगत है उसको 5 प्रभागों में और बांटा गया है। प्लांटी को 5 प्रभागों में विभक्त किया गया है। ये प्रभाग कौन से हैं ये जानते हैं, लेकिन बच्चों ये प्रभाग किस आधार पर बनाए गए हैं? ये जो प्रभाग है वो इस आधार पर बनाए गए हैं कि पादप शरीर की रचना किस प्रकार की है। संवहन ऊतक, संवहन ऊतक होते हैं बच्चों जैसे जाइलम और फ्लोएम, जो पौधे को खाना और पानी पहुंचाने का काम करते हैं। संवहन ऊतक हैं या नहीं है। इसी प्रकार बीज धारण की क्षमता उनमें है या नहीं है, बीज ढके हुए हैं या ढके हुए नहीं है। इन सब आधारों पर प्लांटी को 5 प्रभागों में बांटा गया है। जानते हैं कौन से हैं वो प्रभाग। सबसे पहला प्रभाग जो है बच्चों वो हम लेते हैं थैलोफाइटा। इनके हमें कुछ कुछ विशेष लक्षण भी अध्ययन करने हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रभाग है वो है थैलोफाइटा।
अब इस वर्ग में जो पादप शामिल हैं बच्चों, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं। पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं। और जब जड़ तना पत्ती नहीं है बच्चों, तो ऐसा पादप थैलस कहलाता है। ऐसे पादप को थैलस कहते हैं, थैलस कहलाता है, उसमें जड़ तना पत्ती नहीं है। ये जो पादप इस वर्ग में आते हैं वो स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, साथ ही साथ जल में निवास करते हैं, जल में पाए जाते हैं। इनके अंदर जननांग जो है वो अप्रत्यक्ष है, जननांग अप्रत्यक्ष, और इसी कारण इन्हें क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। एक नाम दिया गया है, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं ये। जनन तीनों ही प्रकार का पाया जाता है, कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक। तो इसके मुख्य लक्षणों में हो गया बच्चों, पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं, और ऐसा पादप थैलस कहलाता है। स्वपोषी होते हैं, ये जल में निवास करते हैं, जल में पाए जाते हैं। जननांग अप्रत्यक्ष है, इसीलिए ये क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। जनन तीनों ही प्रकार का पाया जाता है। लास्ट में बात करते हैं उदाहरण की, वॉलवॉक्स, और उदाहरण इसका वॉलवॉक्स और शैवाल इस श्रेणी में रखे जाते हैं। इसी प्रकार से हमें अन्य 4 प्रभागों के भी लक्षण अध्ययन करने हैं। उसके बाद दूसरा प्रभाग लेते हैं बच्चों हम, ब्रायोफाइटा। इस वर्ग को जल स्थलचर या उभयचर भी कहा जाता है। जल स्थलचर या उभयचर, उभय यानी दोनों। क्यों है ऐसा? जल स्थलचर या उभयचर कहलाते हैं, इसलिए कहलाते हैं बच्चों क्योंकि इस वर्ग में जो पादप आते हैं वो भूमि पर भी यानी जमीन पर भी अपना जीवन रख सकते हैं व्यवस्थित, और लैंगिक जनन के लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जल के बिना भी उनका काम नहीं चल रहा और थल के बिना भी उनका काम नहीं चल रहा है। इस प्रकार के जीव जल स्थलचर या उभयचर कहलाते हैं। इन पादपों में वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं पाए जाते। उनसे मिलती जुलती संरचनाएं उपस्थित होती हैं, लेकिन वो वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं है। एक संरचना है बच्चों मूलाभास। मूलाभासों के द्वारा आधार से ये जुड़े रहते हैं। मूलाभासों के द्वारा आधार से ये जुड़े रहते हैं, और जनन की इसमें भी जननांग जो है वो अप्रत्यक्ष हैं, इसीलिए ये भी क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। जननांग अप्रत्यक्ष, इसीलिए इन्हें भी क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा या एक संरचना है गेमा द्वारा, और इसी प्रकार लैंगिक जनन भी पाया जाता है जिसमें पुमणु व अंड का संयोजन होता है।
उदाहरण यदि इसके देखें बच्चों, मार्केंशिया तथा फ्यूनेरिया, नाम थोड़े से क्लिष्ट लगेंगे आपको, कठिन से लगेंगे, एक दो बार बोलेंगे तो याद से हो जाएंगे। उदाहरण है इसका मार्केंशिया और फ्यूनेरिया। थोड़ा सा फुर्ती से लिखें बच्चों, हमें 3 प्रभाग और लेने हैं। थैलोफाइटा की जहां हम बात कर रहे थे, पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं, ऐसे पादप थैलस कहलाते हैं, स्वयपोषी और जल में पाए जाते हैं। जननांग अप्रत्यक्ष और ये क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। जनन तीनों प्रकार का इसमें देखने के लिए मिलता है, उदाहरण वॉलवॉक्स और शैवाल। ब्रायोफाइटा की यदि बात करें, जो कि इसका दूसरा प्रभाग है, प्लांटी का जल स्थलचर या उभयचर कहलाते हैं। वास्तविक जड़ तना पत्ती इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन मूलाभासों के द्वारा ये आधार से जुड़े रहते हैं। जननांग इसमें भी अप्रत्यक्ष, अलैंगिक जनन विखंडन और गेमा के द्वारा पाया जाता है, वही लैंगिक जनन पुंगणु और अंड के संयोजन से होता है। उदाहरण है इसका मार्केंशिया और फ्यूनेरिया। धीरे धीरे बच्चों विकसित होते जा रहे हैं, थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा में विकास हुआ। ब्रायोफाइटा के बाद थोड़े से और विकसित हो गए हमारे तीसरे प्रभाग के सदस्य, टेरिडोफाइटा जिसका नाम है। क्या विशेषताएं हैं इसकी जरा देखें। टेरिडोफाइटा, अब बच्चों जड़ तना पत्ती में विभेदन, जड़ तना पत्ती में विभेदित हो जाते हैं, ये अलग अलग संरचनाएं नजर आती हैं। संवहन ऊतक भी मौजूद, संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम उपस्थित। चूंकि इसमें संवहन ऊतक उपस्थित है, इसीलिए ये संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ऐसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं जहां नमी होती है, नम स्थानों पर उपस्थित। इसमें जो जनन है बच्चों, वो बीजाणुओं के द्वारा तथा पुंगणु व अंड के संयोग से, दोनों प्रकार का देखने के लिए मिलता है। पुंगणु बच्चों नर युग्मक है और अंड जो है वो मादा युग्मक है, तो दोनों के संयोग से देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ बीजाणुओं के द्वारा भी पाया जाता है। इसके उदाहरण लास्ट में हम लेंगे, इसके उदाहरण। ये मार्केंशिया था, इसका उदाहरण है मार्सिलिया, मार्सिलिया तथा इक्विसीटम, इसके उदाहरण है। चौथा प्रभाग अनावर्त बीजी या जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये जो चौथा प्रभाग है बच्चों, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म, इन्हें हम नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। नग्न बीजी पादप,
क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बीज जो है वो फल के अंदर, अंडाशय के अंदर नहीं होते, बीज अंदर नहीं होते, नग्न होते हैं, इसीलिए ये पादप नग्न बीजी पादप कहलाते हैं। इनका जो आकार है बच्चों, मध्यम या लंबे वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। मूसला मूल इनमें देखने के लिए मिलती है और जनन वही बीजाणु द्वारा तथा पुमणु व अंड के संयोजन से। एक करेक्शन करना है बच्चों आपको अपनी किताब में, अनावृत बीजी पेज नंबर 56, वहां आपके पुमणु को शुक्राणु लिखा हुआ है, जो आपको करेक्शन करना है। शुक्राणु यहाँ शब्द नहीं आएगा, गलत शब्द है ये, इसकी जगह आएगा पुमणु। तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा पेज नंबर 56 पर। इसके उदाहरण यदि बात करें बच्चों, इसके जो उदाहरण है अनावृत बीजी के, साइकस और पाइनस। फुर्ती से लिखे, एक लास्ट प्रभाग है उसको भी करना है। आवृत बीजी पादप, पांचवा प्रभाग आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। इसे पुष्पी पादप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुष्प उत्पन्न होते हैं। आवृत बीजी यानी इसमें जो बीज हैं वो ढके हुए होते हैं। बीज अंडाशय के अंदर ढके हुए होते हैं। भोजन बच्चों, इन पादपों में भोजन या तो बीज पत्र में संचित रहता है या फिर एक संरचना होती है भ्रूणपोष, उसमें संचित रहता है। भोजन संचय कहाँ कहाँ? बीज पत्र में या फिर भ्रूणपोष में। बीज पत्र के आधार पर ही ये पादप फिर से दो भागों में बांटे जा सकते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री का उदाहरण जैसे आपका गेहूं, द्विबीज पत्री का उदाहरण जैसे आपका चना, मूंगफली। तो बात हम कर रहे हैं आवर्त बीजी की। पुष्पी पादप है क्योंकि इन पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। बीज फलों के अंदर ढके हुए, अंडाशय के अंदर ढके हुए होते हैं। भोजन संचय जो है वो बीज पत्र या भ्रूणपोष दोनों में होता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। और लास्टली बच्चों जनन। जनन इनमें कायिक भी देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ लैंगिक जनन, नर और मादा युग्मकों के संयोजन से लैंगिक जनन। उदाहरण आप सभी को पता है, आम, बरगद, नीम, इस प्रकार के पादपों के उदाहरण है। तो फटाफट लिख लें बच्चों। पहले नीचे हमारा चल रहा था अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म जिसे कहते हैं, जिसमें बीज जो है वो ढके हुए नहीं रहते, इसलिए नग्न बीजी पादप कहलाते हैं। मध्यम आकार हो सकता है वृक्षों का या ये लंबे वृक्ष हो सकते हैं। मूसला मूल इनमें पाई जाती है। जनन दो तरीके से, बीजाणु के द्वारा या पुमणु अंड के संयोजन से, लैंगिक जनन। उदाहरण है साइकस और पाइनस। एक करेक्शन आपको बताया था, शुक्राणु दिया हुआ है पेज नंबर 56 पर शब्द, उसकी जगह पुमणु करना है आपको। और लास्ट प्रभाग है आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादप कहलाते हैं क्योंकि पौधे पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। बीज ढके हुए होते हैं। भोजन जो एकत्रित रहता है वो बीज पत्र या भ्रूणपोष में रहता है। और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री प्रकार के ये पादप हो सकते हैं। जनन कायिक और लैंगिक दोनों प्रकार का। उदाहरण है आम, बरगद, नीम।
जिस प्रकार से बच्चों हमने प्लांटी को विभाजित होते हुए देखा है प्रभागों में, वैसे ही एनिमेलिया को आगे विभाजित किया गया है। किन किन प्रभागों में क्या क्या उनके लक्षण है जानेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।